हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ एक बेहद ही अजीब और डरावनी घटना। एक ऐसी घटना जिसे सुन के आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। मेरा नाम पार्थ उपाध्याय है और मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। जो घटना आपसे बताने जा रहा हूँ ये एकदम सच्ची है और मेरे साथ साल 2010 में पेश आई थी। घटना वैसे ज़्यादा कुछ डरावनी तो है नहीं, लेकिन मेरे साथ जब भी हुआ तो मैं काफ़ी ज़्यादा सहम ज़रूर गया था। मैं दरअसल एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ। उस टाइम पे मैं 10th क्लास में था। उस टाइम पर मुझे नई नई बाइक सीखना और उन्हें चलाना बहुत ज़्यादा पसंद था। और मेरा उस टाइम पर एक और शौक़ था, खाने पीने का। अलग अलग तरह की चीज़ें खाने के लिए मैं काफ़ी दूर दूर तक जाया करता था। और ऐसे ही एक बार मुझे पता चला कि मेरे गांव धर्मपुर से 15 किलोमीटर दूर रोनवेल नाम का एक गांव है। मुझे पता चला कि वहां पर एक नया चाइनीज़ होटल खुला है और वहां का खाना बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। संडे का वो दिन था जब मेरे दोस्त ने और मैंने मेरी बाइक लेके रोनवेल जाने का प्लान किया। हम टोटल 3 लोग थे, मैं, पवन जायसवाल और समर राणा। मेरे पास उस टाइम पर एक हीरो होंडा सिटी टाउन बाइक थी। आपको बताना चाहूँगा कि उस बाइक में पहले से 100 रुपये का पेट्रोल था। हमने निकलने से पहले ही उसमें 150 रुपये का पेट्रोल और डलवाया और फिर उसके बाद मेरे दोस्त ने उसमें 50 रुपये का पेट्रोल और डलवाया था। यानी कुल मिला के उस बाइक में 300 रुपये का पेट्रोल डलवाया हुआ था। और उस टाइम पर पेट्रोल तकरीबन 50 रुपये लीटर मिलता था, इसीलिए उस बाइक में लगभग 6 लीटर पेट्रोल था। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये आपको आगे पता लगेगा। हम लोग शाम के तकरीबन 4 बजे हमारे गांव धर्मपुर से निकले और रोनवेल पहुंचने में तकरीबन 25 मिनट लगते हैं। लेकिन रोनवेल से 5 या 6 किलोमीटर पहले ही एक शमशान घाट पड़ता है, जो कि पानी के एक छोटे से तालाब के पास पड़ता है। उस छोटे से तालाब का नाम वालंदी पुल है। बचपन से हमने उस पानी के पुल के बारे में कई सारी पैरानॉर्मल घटनाएं सुनी हुई थी, लेकिन कभी भी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। और वैसे भी उस टाइम तक हमें ये सारी बातें एकदम बकवास लगती थी। हम लोग वो जगह क्रॉस करके रोनवेल पहुंच गए। हम लोगों ने आराम से वहाँ पे खाना खाया और उसके बाद वहाँ से वापस घर के लिए निकल पड़े। हम लोग जैसे ही वहाँ से निकले तो मेरे दोस्त समर राणा ने कहा, चलो एक काम करते हैं, वहाँ पर वालंदी में जाके देखते हैं कि वहाँ पे कोई भूत है या फिर नहीं। बाकी हम दोनों भी पूरे जोश में थे, इसीलिए हमने कहा हाँ तो ठीक है, चलो चलते हैं। हम लोग बाइक में बैठे और थोड़ी ही देर में हम वालंदी में पहुँच गए। उस टाइम पर भी मैं आपको बता दूं, हमारी बाइक का पेट्रोल थोड़ा सा ही कम हुआ होगा जितना हमने डलवाया था उससे। बाइक हमने गेट पर ऐसे लगाई थी कि अगर हम अंदर भी जाएं तो बाइक पर हमारी पूरी नजर बनी रहेगी। बाइक लगाकर हम तीनों ही उस शमशान घाट के अंदर की तरफ गए। जब हम अंदर गए तो हमने देखा दूर कहीं पर एक चीता जल रही थी। उसको इग्नोर करते हुए मेरा दोस्त समर राणा और मैं जोर जोर से चिल्लाने लगे, अगर यहाँ पर किसी भी तरह की कोई आत्मा है तो मेरे पास आके वो मुझे दिखे। मैं तो ऐसा ही बोल रहा था, लेकिन मेरा दोस्त समर मेरे से भी एक कदम आगे था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि अगर किसी भूत में हिम्मत है तो ऐसा कुछ करो कि हम लोग यहाँ से घर ना जा पाए। ये सारी पागलपंती हम लोगों ने तकरीबन 10 मिनट तक करी होगी और उस टाइम पर शाम के लगभग 6 बज गए होंगे। अब क्योंकि वो जगह थोड़े सुनसान से एरिया में थी, इसीलिए वहाँ का माहौल अब थोड़ा डरावना सा होने लगा था और हम लोगों ने सोचा कि अब घर जाने में ही भलाई होगी। इसीलिए हम सब सीधा बाइक के पास गए घर जाने के लिए निकलने के लिए। लेकिन जब हमने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करी तो बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मैंने पेट्रोल देखा तो पेट्रोल वहाँ पर था ही नहीं। मैंने पेट्रोल इंडिकेटर देखा तो मेरी बाइक में पेट्रोल था ही नहीं। जब मैंने टंकी खोल के चेक करी, वो टंकी इस तरीके से सूखी हुई थी कि मानो वहाँ पर कभी पेट्रोल था ही नहीं।
जबकि अभी यहाँ पे बाइक खड़ी करने से पहले ही हमने पेट्रोल देखा था और वहाँ पे हमने बाइक खड़ी भी ऐसे कर रखी थी कि हमें पूरे टाइम बाइक दिख रही थी। इसके बाद हम लोगों को थोड़ा सा डर लगा, लेकिन हम तीनों धीरे धीरे पैदल बाइक को लेकर वहाँ से पेट्रोल स्टेशन तक गए। उसके बाद हमने वहाँ से पेट्रोल डलवाया और उसके बाद अपने घर वापस आ गए। आपको क्या लगता है, क्या ये घटना महज एक इत्तेफाक थी या फिर इसमें कुछ पैरानॉर्मल सही में था? इस घटना के बारे में आपका क्या नज़रिया है, मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं आज की अपनी अगली घटना की ओर। दोस्तों, आज की अगली घटना हमें भेजी है हमारे सब्सक्राइबर शिवांग ने। आइए घटना को उन्हीं के नज़रिए से जानते हैं। मेरा नाम शिवांग सक्सेना है और मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मेरी लाइफ भी हर एक नॉर्मल लड़के की तरह चल रही थी। मैं दरअसल नेशनल लेवल का मेडलिस्ट हूँ, बट कुछ रीज़न से मैं आपको स्पोर्ट्स का नाम नहीं बता सकता। मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था। 2016 में जब मैंने 10th पास करी, उसके बाद मैं उड़ीसा से नेशनल्स खेल कर आया था। वहाँ मेरी पैर की हड्डी टूट गई थी। उसके बाद मुझे कुछ टाइम के लिए बेड रेस्ट पे भेज दिया गया। मैं 11th क्लास में आ चुका था। कहते हैं ना, जब फ्री टाइम रहता है तो लोग कुछ ना कुछ फालतू ही करते हैं। तो उस टाइम पर मेरी लाइफ में एक लड़की आई थी। उसे मैं बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था। सब कुछ 1 साल तक बिल्कुल अच्छे से चलता रहा, लेकिन 1 साल बाद सब कुछ काफ़ी अजीब सा होने लगा। मैं अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के अगेंस्ट हो गया था। उस लड़की का रवैया भी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बदलता जा रहा था, लेकिन मैं अंधा हो चुका था और मैं उसकी बातें सुने जा रहा था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब मैंने भी गिव अप कर दिया और मैं भी सुधरने की कोशिश करने लगा। तभी पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में ये बात आ गई कि क्यों ना मैं एक जिन्न को अपने वश में कर लूं और फिर उससे अपने मन की हर बात करवाऊं। मेरे हिसाब से ख्याल तो अच्छा था, लेकिन आखिर ये मैं करता कैसे? इसीलिए मैं YouTube पर इस बारे में देखने लगा। उस टाइम पर YouTube पर ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, लेकिन उस टाइम पर भी जो वीडियो मैंने देखी उसमें एक वीडियो ऐसी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा असली लग रही थी मुझे। वैसे अंदर से मुझे नहीं लग रहा था कि इससे कुछ भी होगा, लेकिन मैंने कहा कि आखिर ट्राई करने में क्या ही जा रहा है। उस वीडियो के बारे में मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। उस वीडियो में एक करनी के बारे में बताया गया था, जिसे कर एक शैतान को हम अपने पास बुला सकते हैं, बशर्ते अगर वो हमारे सामने आए तो हमें उससे डरना नहीं है, वरना वो हमारी ज़िंदगी को बदतर कर देगा। और अगर हमने उसके ऊपर काबू पा लिया तो फिर वो हमारी ज़िंदगी एकदम खुशहाल कर सकता है। वो क्रिया मैंने क्या करी उसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन फिर जब मैंने सब कुछ कर लिया उसके बाद मैं आराम से अपने घर आ गया। ये सब करे हुए मुझे 2 से 3 दिन बीत गए थे, लेकिन कुछ भी खास नहीं हुआ था। और तीसरे दिन रात के समय ये बात सच हो गई। एक शैतान मेरे घर पे आ गया था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था जो मैं अपनी आंखों से देख रहा था उस पर। लेकिन इस सब के चक्कर में मेरे से वो गलती हो गई जो मुझे नहीं करनी थी। उस चीज को देखते के साथ ही मैं बहुत सारा डर गया और यहीं से सब कुछ बुरा होना शुरू हो गया था। आपको ये बात शायद मजाक लग सकती है कि मैंने अपनी आंखों से 2 सींग वाले एक शैतान को अपने घर की बालकनी में बैठे हुए देखा है। इसके बाद तो कई सारी अजीब सी घटनाएं मेरे साथ रोज होने लगी। लेकिन जैसे जैसे ये घटनाएं मेरे साथ हो रही थी, मेरी याददाश्त एकदम खत्म होती जा रही थी, क्योंकि मैं रहा ही नहीं था। अब मैं आपको जो भी बताऊंगा ये वो सारी चीजें हैं जो कि मेरे पापा ने मुझे बताई थी। मुझे लास्ट जो घटना याद है वो यही कि मैंने उस शैतान को अपने घर की छत पर देखा था। मेरे पापा बताते हैं कि मैं रोज रात में छत पे जाता और जोर जोर से चीखता चिल्लाता। इनफैक्ट
घर में जब भी किसी भी तरह की पूजा होती तो मैं घर से बाहर भाग जाता था। यहाँ तक कि मैं घर में आकर औरतों की आवाज में बातें करता था। कोई भी मेरे से कुछ बात करने की कोशिश करता तो मैं अलग ही एक भाषा में बड़बड़ा के उससे बातें करता था। शुरुआत में भले ही सबको ये मजाक लग रहा हो, लेकिन बाद में हालात ऐसे हो गए थे कि उनका कुछ किया नहीं जा सकता था। शरीर से भी मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था कि तभी मेरे पापा को किसी ने हमारे पुराने वाले घर के पास एक मौलाना जी की दरगाह के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वो मौलाना जी फिलहाल आगरा में एक मशहूर दरगाह है, अब्बू लाला की दरगाह, वहां पर बैठते हैं। पापा ने किसी भी तरह करके उनको हमारे घर पे बुलवा लिया और तब जाकर उन बाबा ने बताया कि मेरे ऊपर तकरीबन 7 औरतों की आत्मा आ गई थी और एक शैतान भी। तब मुझे अब्बू लाला की दरगाह पर ले जाया गया। वहां पर एक बड़ा सा पत्थर है, मुझे उस पत्थर के 7 चक्कर लगवाए गए। मुझे नहीं पता कि इस बात में कितनी सच्चाई है या फिर कितना झूठ, लेकिन मेरे पापा बताते हैं हर एक चक्कर लगाने पर मैं एक नई आवाज में बात कर रहा था। 2 दिन तक सब कुछ नॉर्मल रहा और उसके बाद जिस जिन की बात हो रही थी वो जिन खुद मेरे ऊपर आ गया था। मैं एकदम भारी सी आवाज में सबसे बातें करता और सबको बहुत ही ज्यादा परेशान करता। अब की बार मुझे एक दूसरे बाबा जी के पास लेके जाया गया जो कि हनुमान जी के भक्त थे। तब उन्होंने किसी भी तरह करके मुझे उस जिन से पीछा छुड़वाया। आज इस घटना को बीते काफी समय हो चुका है, लेकिन उस बारे में जो मेरे साथ पहली घटना घटी थी, उस शैतान को देखना, उसे याद करते ही मैं बहुत ज़्यादा सहम जाता हूँ। इसकी बाद की मेरी यादें काफ़ी ज़्यादा धुंधली हो चुकी हैं और मुझे चीज़ें बाकी की याद नहीं है। बस मेरी एक छोटी सी गलती के कारण या फिर यूँ कहें बेवकूफ़ी के कारण ये सारी घटनाएं हुई और सबके बाद मुझे मिला क्या? कुछ नहीं। मेरी घटना उन सभी लोगों के लिए एक सीख है जो कि मेरी ही तरह ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। बाकी इस घटना पर आपको कितना यकीन है यह आप तय करेंगे। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं आज की अपनी अगली कहानी की तरफ। ये कहानी है संजू भट्ट जी की। आइए आगे की घटना को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। आप जहाँ कहीं के भी हो, आपने लोनावाला का नाम तो सुना ही होगा। एक बेहद ही मशहूर हिल स्टेशन जो कि पुणे से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर है। हर साल यहाँ पर लाखों यात्री आते हैं इस जगह को देखने के लिए और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर जगह है। ये फेमस अपनी बुद्धिस्ट गुफाओं के लिए। लोनावाला से मेरा संबंध तब से है जब से मेरे पापा 80s में वहाँ पर काम करते थे। वहाँ पे उन्होंने उस टाइम पर तकरीबन 5 साल तक काम किया था और हम उसी टाइम पर वहीं पर रहते थे। वहाँ पे हमारा घर भी है। उस जगह के लोग और यादें दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि सारी यादें अच्छी ही हों। लेकिन फिर भी वो जगह मेरे दिल के काफ़ी ज़्यादा करीब है। बात है 2 साल पहले जुलाई की। मेरी पत्नी और मैं इस बात का डिसाइड कर रहे थे कि आखिर हमें वीकेंड पे जाना कहाँ चाहिए, और शाम को तकरीबन 6 बजे के आसपास हमें एक कॉल आई जो कि थी मेरे कज़न पराग की। दरअसल वो लोनावाला में ही रहता था, लेकिन काफ़ी टाइम से मेरी और उसकी बातचीत नहीं हुई थी। इतने टाइम बाद उससे बात करके मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद वो डायरेक्ट पॉइंट पर आ गया। उसने कहा कि वो अपने एक दोस्त को एक ओल्ड प्रॉपर्टी को एक रिजॉर्ट में बदलने का काम कर रहा है। वो जो रिजॉर्ट है वो कुछ ही दिनों में खुल जाएगा और वो चाहता है कि उसके खुलने से पहले मैं अपनी वाइफ के साथ वहाँ पर जाकर एक रात बिताऊं। सुनने में ये ऑफर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और मैंने और मेरी वाइफ ने फ़ौरन ही अपना सामान भी पैक कर लिया और हम लोग अपने घर से लोनावाला के लिए निकल गए। रात के तकरीबन 8:30 बजे हम वहाँ पर पहुँच गए और पराग ने हमारा वहाँ पर स्वागत किया।
दोपहर से ही वहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और इसी वजह से हम लोग भी थोड़े बहुत भीग चुके थे। पराग ने हमें वो धीरे धीरे रिजॉर्ट घुमाया और बताया कि यहाँ का लगभग सारा काम पूरा हो ही चुका है और अब बस कुछ ही दिनों में ये रिजॉर्ट खुल जाएगा। वो जो पूरी प्रॉपर्टी थी ब्रिटिश कॉलोनियल स्टाइल की थी। यही बात मैंने पराग को ही बताई। तब उसने मुझे बताया कि ये शायद एक ब्रिटिश गेस्ट हाउस था जो कि शायद से अर्ली 30s में बना होगा। उसने कोशिश करी थी कि इस घर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी निकाले, लेकिन इसका इतिहास कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। हमने उस बात पर तब ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और सीधे जाकर अपने रूम्स में चले गए। थोड़ी देर बाद पराग भी वहाँ पर आया और उसने हमसे काफ़ी देर तक वहाँ पर बातें करी और उसके बाद वो वहाँ से चला गया अपने रूम में। थोड़ी देर तक मैंने और मेरी वाइफ ने बातचीत करी और उसके बाद हम दोनों सो गए। हम दोनों आराम से सो ही रहे थे कि सुबह सुबह तकरीबन 3 बजे के आसपास दरवाजे पे एक दस्तक के साथ मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा मेरी वाइफ मेरे साइड में सो रही थी। मैंने इसे इग्नोर करने की सोची क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मेरा वहम हो सकता है और इसीलिए मैं चुपचाप लेटा रहा। 15 मिनट तक मेरी आंखें बंद नहीं हुई और अचानक से एक बार फिर से दरवाजे पर किसी के दस्तक की आवाज़ आई। अब की बार मुझे पक्का पता था कि कोई ना कोई तो दरवाजे पर है। अपनी वाइफ को मैं परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए धीरे से मैं बेड से उठा और दरवाजे के पास जाकर उसे खोल दिया, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन उसके बाद जो मैंने फील किया वो काफ़ी अजीब था। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे बाहर से धक्का दे दिया हो और मैं सीधा आकर रूम नीचे ज़मीन पर गिर गया। मैं यूँ तो नहीं कहूँगा कि मैं डर गया, लेकिन हाँ, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज सा हो गया था, ये सोच के कि आखिर ये सडनली हुआ क्या। फिर भी मैं उठा और फौरन जाकर बेड पर लेट गया और थोड़ी देर में सो भी गया। उस रात और कुछ खास नहीं हुआ। अगले दिन सुबह सुबह नाश्ते के टाइम पर मैंने पराग को ये सारी बात बताई और पराग ने जो मुझे बताया उसे सुनकर मुझे और हैरानी हुई। उसने बताया कि यहाँ पर पिछले हफ्ते भी उसने अपने एक फ्रेंड को बुलाया था और उनके साथ भी सेम एक्सपीरियंस हुआ था और यही वजह है कि उसने मुझे वहाँ पर बुलाया था ताकि वो ये देख सके कि हमारे साथ भी कुछ अजीब हो सकता है या फिर नहीं। और क्योंकि ऐसा कुछ हमारे साथ हुआ था, इसी वजह से पराग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड सा दिख रहा था। वो जानना चाहता था कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और वहाँ पर ये सब हो क्या रहा था। और ये सब हमें उस रिजॉर्ट की ओपनिंग सेरेमनी से पहले करना था। मेरी वाइफ को मैंने रात से अभी तक कि एक भी घटना नहीं बताई थी और इसी वजह से मैंने उसे कुछ और बोलकर पराग के घर में भेज दिया जहाँ पर उसकी वाइफ और उसके मम्मी पापा थे। इधर मैं और पराग उस रिजॉर्ट की हिस्ट्री खंगालने लगे। उसी रिजॉर्ट के स्टोर रूम में काफ़ी सारे कागज़ पड़े थे। हमने सोचा कि वहीं से हमें शुरू करना चाहिए और वहाँ जो हमें मिला उससे हमारा काफ़ी ज़्यादा शक दूर हो गया। हमें पता चला कि वो बिल्डिंग 30s की है और वो रिजॉर्ट एक ब्रिटिश ऑफिसर का है जिसका नाम था जॉन स्कॉट। इस जगह पर ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर्स आके रहते थे। इन्हीं सब चीज़ों के साथ ही हमें एक अखबार की कटिंग में मिली जिसमें लिखा था गेस्ट हाउस के ओनर और उसकी वाइफ की रहस्यमय तरीके से लापता होना। कुछ टाइम तक पुलिस ने जांच करी, लेकिन कोई सबूत ना मिलने पर पुलिस ने ये केस बंद कर दिया। उसके काफ़ी टाइम बाद तक, जब तक इंडिया आज़ाद नहीं हुआ और उसके बाद भी वो रिजॉर्ट बंद ही रहा। हैरानी की बात थी कि पराग के फ्रेंड से पहले इसे किसी ने भी नहीं खरीदा था 1930 से। वहीं पर हमें एक पुरानी फोटो भी मिली जिसमें मिस्टर और मिसेस स्कॉट थी और जब हमने उस फोटो के बैकग्राउंड को देखा तो मैं ये देखकर थोड़ा डर गया कि ये वही रूम था जिसमें मैं और मेरी वाइफ बीती रात रुके हुए थे। अब बस मेरे मन में सवाल यही थे कि अगर वो आत्मा थी तो वो दरवाजे पर उसने दस्तक ही क्यों दी और वो यहाँ पर ऐसा कर क्यों रहा था आखिर। अब वहाँ पर कुछ काम करने वाले भी हमारी मदद कर रहे थे। दोपहर की तकरीबन 2 बजे के आसपास पराग को एक कॉल आई जिसमें एक वर्कर ने हमें अपने पास बुलाया था। हम उस जगह पर गए
और उस जगह को हमने ठीक से ढूंढा, लेकिन हमें तब भी कुछ खास नहीं मिला। इसीलिए हमने सोचा कि आज रात मैं और पराग उसी रूम में रात में सोएंगे, ताकि अगर ऐसा कुछ फिर से हो तो हम इस बार सही से देख लें। मैंने अपनी वाइफ को कॉल करके बता दिया कि तुम आज पराग के घर पे ही सो जाओ, मैं वहाँ पर कल सुबह आऊँगा और उसके बाद हम लोग घर चले आएंगे। उसे शक तो ज़रूर हुआ, लेकिन उसने उस टाइम पर कुछ भी नहीं पूछा। रात में तकरीबन 9 बजे हमने डिनर कर लिया और उसके बाद हम उसी रूम में सोने के लिए चले गए। कुछ देर तक हमने बात करी और उसके बाद हम दोनों ही सो गए। मुझे ही नहीं पता कि रात में कितना टाइम हुआ होगा, लेकिन अचानक से दरवाजे पे एक दस्तक हुई। मैं एकदम से झटके के साथ उठ गया और मैंने ये नोटिस करा कि पराग भी उठ चुका था। हमने देखा पूरे कमरे में एकदम अंधेरा था, यहाँ तक कि बाहर से भी हल्की सी भी लाइट नहीं आ रही थी, जिसका मतलब ये था कि शायद उस जगह पे भी पावर कट था। हमने थोड़ी बहुत तैयारी पहले से कर ली थी और इसीलिए हमने लालटेन और कैंडल्स उस रूम में पहले से रखे हुए थे, ताकि अगर उसमें ज़रूरत पड़े तो उनका यूज़ कर लें। थोड़ी सी देर में एक बार फिर से दरवाजे पर एक दस्तक हुई। मैं और पराग चुपचाप बैठे हुए थे, लेकिन अब सवाल ये था कि दरवाज़ा खोलेगा कौन, क्योंकि हम दोनों ही अच्छा खासा डर चुके थे। मैंने मना कर दिया और इसीलिए पराग उठा और उसने धीरे से जाकर वो गेट खोल दिया। बाहर एकदम शांति थी और वहाँ पर इतना सन्नाटा था जिससे कि हमें डर लगने लगा। और ज़्यादा हैरानी की बात ये थी कि वहाँ पर कोई भी नहीं था कि तभी हमें अचानक से किसी के वहाँ से चलने की और उस रूम के अंदर आने की आवाज़ आने लगी। लेकिन सबसे ज़्यादा डरावनी बात ये थी कि हमें कुछ भी नहीं दिख रहा था। और उसके बाद वो हुआ जो कि हम दोनों ने ही नहीं सोचा था। कैंडल की लाइट में हम दोनों ने 2 परछाइयाँ देखी जो कि ज़मीन से होते हुए एक बाथरूम की साइड चली गई। उन परछाइयों को देखकर भी ये अंदाज़ा लगा पा रहा था मैं कि उनमें से एक आदमी की थी और एक औरत की। पराग और मेरे पास कोई रिएक्शन नहीं था। हम लोग जो सोच रहे थे ये उससे काफ़ी ज़्यादा अलग था, ये उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ के था। बाथरूम में जाने के बाद वो परछाइयाँ एकदम से गायब हो गई। काफ़ी देर तक हम वहीं पर खड़े रहे एकदम डर के साथ, और उसके बाद हम बाथरूम के अंदर गए। देखा तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन जितने टाइम तक वहाँ पर वो सब कुछ हुआ उतने टाइम तक वो पूरा रूम एकदम ठंडा था। और तकरीबन आधे घंटे बाद उस रूम का टेम्परेचर नॉर्मल सा हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि हम डरे नहीं थे, लेकिन हाँ, हम डरने से ज़्यादा इस बात को लेकर एक्साइट हो रहे थे कि हमने वहाँ पर क्या देखा है। इतना तो तय था कि हमने जो आत्माएं देखी थी वो हमें नुकसान तो नहीं पहुँचाना चाहती थी। जिस तरीके से वो वहाँ पर गई, हमें यही लगा कि शायद वो हमें कोई हिंट देना चाहती हैं। यही सोच के अगले दिन पराग ने उस बाथरूम का बाथटब वहाँ से हटवा दिया और वहाँ पर थोड़ी सी खुदाई कराने के लिए कहा। और डरावनी बात यहाँ पर ये थी कि बस खोदना स्टार्ट किया ही था कि मुश्किल से 15 मिनट के बाद ही वहाँ से हमें एक कंकाल मिल गया। हल्का सा और खोदा तो वहाँ पर एक और कंकाल था। ऐसा हमने बिल्कुल भी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। हमने फौरन पुलिस को बुलाया और पुलिस को वो कंकाल सौंप दिए। इसके बाद वहाँ पर पराग का दोस्त भी आया और मेरी वाइफ भी आई। मेरी वाइफ को मैंने स्टार्टिंग से लेकर अब तक की सारी घटना बता दी, जिसकी वजह से वो मुझसे अच्छी खासी नाराज़ थी। पुलिस ने डेड बॉडीज़ की फॉरेंसिक्स करी तो उसके बाद पता चला कि ये स्केलेटन्स 80-90 साल पुराने थे। और इस बात का सीधा सा इशारा था स्कॉट और उसकी पत्नी की लापता होने से। अब क्योंकि ये केस बहुत ही ज़्यादा पुराना था, इसीलिए पुलिस ने इसमें ज़्यादा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया और इस केस को जल्दी बंद कर दिया। पराग का दोस्त इस बात से ज़्यादा खुश था कि ये चीज़ रिजॉर्ट के ओपन होने से पहले ही पता लग गई तो इस मामले को रफा दफा कर दिया गया। बाथरूम को जल्दी रिपेयर करवा लिया गया और उसके बाद कुछ ही दिनों में उस रिजॉर्ट की ग्रैंड ओपनिंग हुई। यहाँ पर मैं आपको उस रिजॉर्ट का नाम नहीं बता रहा, लेकिन एक चीज़ जो हमेशा रहस्य बन के रह गई वो ये
कि स्कॉट और उसकी पत्नी को किसने मारा और उनको मार के उन्हीं के रिजॉर्ट में किसने दफन कर दिया। खैर, जिसने भी ये किया, ये अब हमेशा के लिए एक रहस्य बन के चला गया। उन दोनों ही कंकालों को कब्रिस्तान में एक प्रॉपर फ्यूनरल दिया गया। एक और अजीब चीज़ जो मुझे लगती है वो ये कि पहली रात में मुझे कोई परछाई नहीं दिखी, ना ही पराग के उस दोस्त को पहली रात में कोई परछाई दिखी जो कि हमसे पहले वहाँ पर आया था। तो फिर दूसरी रात में मैं और पराग जब वहाँ पर सो रहे थे तो ऐसा क्या हुआ कि वो परछाई हमें दिखी। क्योंकि मैंने सारी बात अपनी पत्नी को नहीं बताई थी, इसीलिए वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया। इसके बाद कभी भी उस जगह पर कोई भी ऐसी घटनाएं नहीं हुई और अब वहाँ पर सब कुछ बिल्कुल ठीक है।